सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को आम करने के लिए हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी से मुतालिक एक और नई सब्सिडी स्कीम की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने लोकल और इंपोर्टेड गाड़ियों की सेल पर 3% टैक्स लगाने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 5 साल सब्सिडी का ऐलान कर दिया है। हुकूमती सब्सिडी स्कीम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ इंपोर्टेड फ्यूल कंजम्पशन में भी कमी आएगी और साथ साथ माहौलियात को बचाने के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेहतरीन ऑप्शन है। स्कीम की फंडिंग के लिए हुकूमत ने 1300 सीसी तक की मकामी और दरामदशुदा गाड़ियों पर 1%, 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर 2% और 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर 3% न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन लेवी आयद कर दी है। NEVAL से हुकूमत को 122 अरब रुपए की वसूली होने की तवक्को है, जो इस सब्सिडी को संभालेगी, न बल्कि IMF के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड की अहम शर्त भी पूरी करेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पहले ही 9 अरब रुपए की सब्सिडी रखी जा चुकी है। EVs के लिए नई सब्सिडी स्कीम के पहले राउंड में 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शों की तकसीम की जाएगी। पूरे मुल्क में चलने वाली इस सब्सिडी स्कीम में 219 इलेक्ट्रिक बाइक्स नुमाया तलबा के लिए रखी गई हैं और बाकी 76,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शों को सब्सिडी स्कीम में दिया जाएगा। हुकूमत की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का मकसद 2030 तक तमाम नई गाड़ियों की फरोख्त में 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बनाना है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने में रुकावट इसकी ज्यादा कीमत होती है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत का 5 साल का फोकस फिलहाल 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फाइनेंसिंग के लिए रिवायती और इस्लामी दोनों ही कर्ज दस्तयाब होंगे। इलेक्ट्रिक बाइक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख और इलेक्ट्रिक रिक्शे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 8,80,000 रुपए का कर्ज मिल सकेगा। कर्ज पर 6 महीने के लिए मार्कअप काइबोर का 2.75% दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए लिया जाने वाला कर्ज 2 साल में वापस करना होगा, जबकि इलेक्ट्रिक रिक्शे के लिए कर्ज की वापसी की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। इलेक्ट्रिक बाइक के लिए 50,000 रुपए हुकूमती सब्सिडी से शामिल किए जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शे के लिए हुकूमती सब्सिडी से ज़्यादा 2 लाख रुपए मिल सकेंगे, जिसके लिए मार्कअप मुकम्मल तौर पर हुकूमत ही अदा करेगी और आवाम के लिए कर्ज अमली तौर पर सूद से पाक होंगे। इलेक्ट्रिक बाइक हासिल करने के लिए एज लिमिट 18 से 65 साल, जबकि लोडर रिक्शों के लिए उम्र की हद 21 से 65 साल रखी गई है। बाइक्स और रिक्शों को सूबों में आबादी के हिसाब से तकसीम किया जाएगा, लेकिन बलूचिस्तान के लिए 10% कोटा अलग कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स में 1/4 या 25% हिस्सा खवातीन के लिए भी रखा गया है और 10% ऐसे अफराद के लिए जो कमर्शियल डिलीवरी सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रिक बाइक का इस्तेमाल करना चाहते हों। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों की सब्सिडी के लिए दरखास्तें डिजिटल तरीके से वसूल की जाएंगी और दरखास्तों की तादाद बढ़ने की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये कितने मौसर अंदाज हमारी सड़कों पर आने वाले दिनों में नजर आएंगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली मोइन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोइन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो 2 व्हीलर्स पर खासतौर पर जो इस वक्त जो सबसे एक कॉमन यूज़ में होती है हमारी पब्लिक के, उस पर जो हुकूमत सब्सिडी देने जा रही है, इस 50,000 की सब्सिडी से कितना फ़ायदा हो सकेगा आवाम को? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरे ख्याल से इसका ऑब्वियसली फ़ायदा तो बहुत होगा। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा भी कि जो एक चीज़ जो रुकावट बनती है वो इलेक्ट्रिक बाइक की अपफ्रंट कॉस्ट है, तो इस सब्सिडी के ज़रिए वो कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाएगी। क्या कितना ये कामयाब होगा प्रोग्राम, आई थिंक उस पर तो जूरीज आउट। मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि हुकूमत शायद इस पर थोड़ा स्ट्रगल करेगी, क्योंकि ये पाकिस्तानी मोटरसाइकिल यूज़र है। बैंक्स के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि उनका रिस्क अंडरराइट कर सकें, क्योंकि वो उस तबके को लोन लेंड करती ही नहीं है। तो आई थिंक दिस शुड हैव बीन, ये बेहतर होता अगर इसको ओपन अप कर देते माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स के लिए भी और NBIs के लिए भी, जो कि परहैप्स ज़्यादा मार्कअप लेते हैं एटलीस्ट, लेकिन वो उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि उस तबके का रिस्क अंडरराइट करके लोन इशू कर सकें। ट्रेडिशनल बैंक्स मेरे एक्सपीरियंस में एक आम पाकिस्तानी के लोन को अप्रूव नहीं करती, जो कि टिपिकली लाख रुपए से ऊपर ही होता है लोन। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये फेल हो जाएगी, आई होप कि ये कामयाब हो, लेकिन मुझे ये बहुत बड़ी रुकावट नज़र आ रही है फाइनेंसिंग वाली। अच्छा, और फिर इस फाइनेंसिंग की रुकावट के अलावा अली मोइन साहब, जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है, अगर लाखों की तादाद में इन बाइक्स को, फिर लोडर रिक्शों को और कार्स को लेकर आना है, तो उसके लिए ज़ाहिर जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उनकी भी एक कसीर तादाद होनी चाहिए, हर कुछ फासले पर वो स्टेशंस मौजूद होने चाहिए। अभी तो वो भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। जी उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन जो बाइक्स की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो ये बाइक्स तो घर पे भी चार्ज हो सकती हैं।
अच्छा। अब सवाल ये है कि अगर इनको घर पे चार्ज करेंगे तो एक दिन में कितनी रेंज देंगी? अगर तो ये 50-60 किलोमीटर की, जो कि एक एवरेज रेंज होती है एक बैटरी की, एक लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी अगर लगी हो, तो वो पर चार्ज अगर 2 किलोवाट की बैटरी तो 60-70 किलोमीटर रेंज देती है। तो क्या ये मैसेज उसको अडॉप्ट करेंगे? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो दिन में 50-60 किलोमीटर ही चलाएं और फिर शाम को जाके चार्ज कर लें? क्योंकि वो लोग जो 60 से या किलोमीटर ज्यादा चला रहे हैं, वो लोग जो 100-150 किलोमीटर दिन में चला रहे हैं, चार्जिंग उनके लिए तो सोल्यूशन नहीं है। और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे नहीं आते, बिकॉज अगर वो दिन में 3-4-5 घंटों के लिए अपने बाइक को डाउन कर देंगे चार्ज करने के लिए, तो वो फिर अपनी ऑब्वियसली काम नहीं कर पाएंगे। तो आपके जो डिलीवरी राइडर्स होते हैं या जो बाइक टैक्सी राइडर्स होते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में, इनके लिए शायद ये सूटेबल ना हो। तो उस केस में बैटरी स्वैपिंग इज अ बेटर ऑप्शन। इस पे सरसरी तौर पर तो हुकूमत ने बात की है, लेकिन कोई टैंजिबल स्टेप्स नहीं हुए। सही। अब अली मोइन साहब, ज़ाहिर है एक तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये कितनी बजट फ्रेंडली होगी, ख़ास तौर पर इसकी मेंटेनेंस, चूँकि अगर ये पॉकेट फ्रेंडली बाइक इसको कहा जा सकता है, या सिर्फ माहौलियाती तौर पर ये एक बेहतर रोल प्ले करेगी? जी, जो अभी अक्सरियत आपको बाइक्स की रोड पे बाइक्स नजर आती है ना, वो तो मैं बोलूंगा शायद पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, और मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि ये वो बाइक्स है जिनको हम अपनी जबान में स्कूटर कहते हैं, ये स्टेप थ्रू बाइक्स होती हैं। चाइना से ये आती हैं, यहाँ पे सिर्फ असेंबल होती हैं। इनमें दो बुनियादी मसले हैं। एक तो सिंस चाइना से आती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, तो इनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं होती। और ये जब इन पे प्लास्टिक की बॉडी बहुत ज़्यादा होती है, जब वो टूटती है तो वो पार्ट्स रेडली अवेलेबल नहीं है। जिस तरह के एक CD70 के या 125 के पार्ट्स पाकिस्तान के हर गांव कस्बे में आपको मिल जाते हैं, इन इलेक्ट्रिक स्कूटीज के पार्ट्स नहीं मिलते आपको, अक्सर आपको डीलरशिप से भी नहीं मिलेंगे। तो एक तो ये चैलेंज होगा। दूसरा, जो अब तक बैटरीज हमने देखी हैं जो इन बाइक्स के अंदर अक्सरियत है, आई वुड से 99% बैटरीज जो आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में लगी हुई है इस टाइम पे, वो लेड एसिड बैटरीज हैं। उनको ग्राफीन का एक फैंसी नाम दे देते हैं, लेकिन है वो लेड एसिड बैटरीज जो आपके यूपीएस वगैरह में लगी होती हैं, जिनकी लाइफ नहीं होती। वो लिथियम बेस्ड बैटरीज नहीं है जो कि प्रिफर्ड बैटरी होती है इलेक्ट्रिक बाइक्स की, तो उनकी लाइफ कम होती है। और अगर वो साल डेढ़ बाद बैटरी खत्म हो जाएगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो वहां पे एंड यूजर को सेविंग कहाँ से मुझे मिलती है वो मुझे नजर नहीं आता। बिकॉज वो जब साल के बाद बैटरीज नहीं ले रहे होंगे, तो जो उन्होंने पेट्रोल की मद में थ्रू इलेक्ट्रिक सेव किया होता है, वो सारी की सारी सेविंग उन्होंने नई बैटरी में इन्वेस्ट कर देनी है। तो आई थिंक इसके ऊपर बड़ा सीरियस गवर्नमेंट एक्चुअली इसके बारे में सोच भी रही है। और जो आपकी सब्सिडी पॉलिसी के अंदर उन्होंने बाइक्स अलाउ की हैं, वो सिर्फ लिथियम बेस अलाउ की हैं। तो अगर हम सिर्फ सब्सिडी की बात करें तो उनमें ये इशू नहीं आएगा, लेकिन वैसे इन जनरल जो आपको बाइक्स नजर आती है, 99% के अंदर ये पुअर क्वालिटी बैटरीज लगी हुई होती हैं, जो कि बिल्कुल सूटेबल नहीं है हमारे लिए। सही। और फिर जो चार्जर्स की क्वालिटी है, ज़रा उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा कि बैटरी और चार्जर सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जिनकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी, या इसमें और भी कुछ ऐसे पुर्जे शामिल होंगे कि जो फिर मुस्तकिल बुनियादों पर जिनकी मेंटेनेंस दरकार होगी? देखिए, पेट्रोल बाइक के मुकाबले में तो इलेक्ट्रिक बाइक की बहुत कम मेंटेनेंस होती है। तो एक तो मेंटेनेंस होगी, जैसे ब्रेक आपने रिप्लेस करनी है, जो आपके ब्रेक शू वो वेयर आउट हो जाते हैं, वो तो हर बाइक में करने होते हैं, लेकिन इसमें कोई तेल पानी नहीं होता। तो वो जो रेगुलर रूटीन मेंटेनेंस ऑयल चेंज की या पानी की या फिल्टर की जो होती है, जो कि एक पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले को करनी पड़ती है, वो इलेक्ट्रिक में किसी को नहीं करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो एक सिग्निफिकेंट सेविंग होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोइन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। इलेक्ट्रिक गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम नाअहल अफराद पर पाबंदियां लगाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। FBR के मुताबिक ऐसे तमाम अफराद जो अपनी आमदनी या सरमायाकारी के जराए हुकूमती गोशवारों में जाहिर नहीं करेंगे, किसी भी नई सरमायाकारी या खरीदारी के अहल नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि नाअहल अफराद अब ना तो महंगी गाड़ियां खरीद सकेंगे और ना ही किसी जायदाद की मिल्कियत हासिल कर सकेंगे। माली साल 2025 में FBR के पहले इनकम टैक्स सर्कुलर के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नया सेक्शन 114C शामिल किया गया है। इस सेक्शन 114C को माली हैसियत के हिसाब से अहल और नाअहल अफराद में इस फ़र्क को बड़ा वाज़े तौर पर समझा देता है। यानी किसी भी इन्वेस्टर के पास इकनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए पैसे या उसके बराबर कोई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट उसके हुकूमत को फराहम करदा मालूमात या स्टेटमेंट में मौजूद हैं भी या नहीं,
ऐसे अफराद जिनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट या ख़रीदारी के लिए रकम मौजूद होगी जिसको कि वो ख़रीदारी करना चाह रहे हैं या किसी मंसूबे में शमूलियत के लिए किसी कंपनी के पास इतनी रकम या सरमायाकारी या जायदाद मौजूद है कि वो अखराजात को संभाल सके, तो ऐसे अफराद या कंपनीज़ ख़रीदारी या किसी मंसूबे में शमूलियत के लिए अहल करार दी जाएंगे। FBR ने वसाइल की मज़ीद वजाहत करते हुए बताया कि अगर इन्वेस्टर या किसी शख्स के पास इन्वेस्टमेंट का 130% मौजूद हो वो उसके अहल होने के लिए काफ़ी होगा। अगर किसी इकनॉमिक ट्रांजेक्शन में पहले से ज़ाहिर शुदा असासों को शामिल किया जाए तो उनकी भी मुत्तफ़िका कीमत को इस कीमत में शामिल किया जाएगा। लेकिन इनफरादी तौर पर कोई एक शख्स इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके अहल होने में उसके वालिदैन, बीवी और बच्चे भी शामिल होंगे। 114C के इस नए सेक्शन में नाअहल अफराद को 70 लाख रुपए की गाड़ियों की खरीदारी से भी रोक दिया गया है। नाअहल अफराद 10 करोड़ रुपए से जायद की कोई भी जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नाअहल अफराद 5 करोड़ से जायद सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड और दीगर सरमायाकारी नहीं कर सकेंगे। लेकिन नई सरमायाकारी लाकर इन्वेस्टर 5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पहले से मौजूद सरमाए का मुनाफा हो या वो सरमाया नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही FBR ने यह वजाहत भी कर दी है कि नए सेक्शन में काफ़ी वसाइल को इनकम टैक्स के सेक्शन 111 के तहत आमदन या आमदनी के ज़राए तसव्वुर नहीं किया जाएगा। किसी भी बैंक अकाउंट से एक साल में 10 करोड़ से ज़ायद की रकम निकालना भी रोक दिया गया है। लेकिन यह कानून ओवरसीज़ अफराद या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पर लागू नहीं होगा। अब दूसरी तरफ हुकूमत का हम फोकस देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR को ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें ख़त्म करने की हिदायत की है। FBR ने वज़ीर आज़म को बताया कि मुल्क का टैक्स टू GDP रेशो 23 साल में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। टैक्स टू GDP रेशियो 2024 में 8.83% था, जो अब 2025 में बढ़कर 10.24% हो गया है। FBR ने जुलाई के महीने में टैक्स वसूली का हदफ मुकर्ररा हदफ था वो हासिल तो कर लिया है। वज़ीर आज़म ने कस्टम क्लियरेंस रिफॉर्म्स में टेक्नोलॉजी शामिल करने में ताख़ीर को कम करने और कारकर्दगी को बेहतर भी जोर दिया है। पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे इशफाक तुल्ला साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे साहब, ये जो अहल और नाअहल अफराद का फ़र्क वाज़े किया है FBR ने, और जिस तरह तेज़ी के साथ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा हमारी टैक्स कलेक्शन पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अरबाब भाई। पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा और सबको कि हमने जो है फाइलर नॉन फाइलर से लेके एक्टिव नॉन एक्टिव टैक्स पेयर से लेके अब एलिजिबल इनएलिजिबल का जो सफ़र है ना वो तय कर लिया है। सही इफेक्टिव जाहिर है जब ये नोटिफिकेशन आएगी कि कब से इफेक्टिव है तब से कानून जो है जोर में आएगा। मगर देखिए, मैं इस कानून से अग्री नहीं करता। फंडामेंटली एक फ्लॉड कानून है ये। इसकी वजह ये है कि बिल्कुल आर्बिट्रेरी नेचर की ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, थ्रेशोल्ड हैं कि जी अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 10 करोड़ से ज़्यादा की जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी। अगर रेजिडेंशियल या अदर देन कमर्शियल है तो 5 करोड़ से ज़्यादा। गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू जो है वो 70 लाख से ज़्यादा है तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट किक इन कर जाएगा। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। देखें, अगर आप रिटर्न फाइलर हैं, अगर आपको होना चाहिए रिटर्न फाइलर, आप नहीं हैं तो आप कदगने लगाएं, बिल्कुल लगाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई भी पर्सन है जिसको फाइलर होना चाहिए, अपने शेयर का टैक्स अदा करना चाहिए। आखिरी उसमें माली साल के आखिर में जब रिटर्न फाइल करते वक्त, क्योंकि विथहोल्ड तो जो काफ़ी हद तक टैक्स हो भी जाता है, स्पेशली कंपनियों का, स्पेशली किसी ना किसी मद में इंडिविजुअल का एडवांस टैक्स में हो गया वगैरह वगैरह। मगर जो आखिरी में रिटर्न फाइल करते हुए एक बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स आता है वो शेयर नहीं मिलता सरकार को, तो उसका खुमियाजा जो है वो फिर आप और मुझ जैसे लोग बेयर करते हैं। हम पे टैक्स रेट बढ़ा दिए जाते हैं या अगर कम भी किए जाते हैं तो ऐसा जाहिर किया जाता है जैसे कोई एहसान कर रहे हैं, और फिर जो है शादियाने बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं कि जी ये देखें हमने जो है टैक्स रेट्स कम कर दिए। जब आपका उसका ट्रू एनालिसिस करते हैं तो अंदाजा होता है कि जी ये तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो आप ये बताएं कि अब ये FBR अगर ये इक़दाम ना करे और ये घेरा ज़रा तंग ना किया जाए इन एलिजिबल अफराद के ख़िलाफ़, तो फिर क्या किया जाए? टाइम तो बहुत दिया जा चुका है, कई तरह की स्कीम्स और कुछ इंसेंटिव्स भी ऐसे लेकर आए गए माजी में, लेकिन कामयाबी तो कहीं भी नहीं हुई। तो अब जो लोग अपने आप को उस फाइलर कैटेगरी में या एक्टिव कैटेगरी में नहीं लाना चाह रहे, एलिजिबल कैटेगरी में, फिर क्या किया जाए उनके साथ? देखिए, आप इन्फोर्समेंट मेजर्स करें ना। देखिए, पहले आई थिंक एक मीटिंग भी हुई थी जब ये मेजर इनिशियली प्रपोज हो रहा था या हुआ था, और उसके बाद कोई जो है उस मीटिंग में शायद मीडिया में भी आया था कि जी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शंस को टारगेट करने के लिए ये कानून लाया जा रहा था। उस वक्त भी ये ऑब्जेक्शन उठाया गया था
कि जी आप एक बहुत माइन्यूट किस्म की परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शंस को टारगेट करने के लिए आप पूरा सिस्टम कैसे ओवरऑल करने को तैयार हो गए हैं। तो मैं यही बोलूंगा, देखें ये थ्रेशोल्ड तो जो है आज गाड़ियों की कीमत का जो थ्रेशोल्ड किया है वो 70 लाख से ऊपर है। कल को अगली हुकूमत आएगी, वो बोलेगी जी 70 लाख नहीं 80 लाख कर दें, कोई बोलेगा जी 50 लाख कर दें। तो हम कब तक ये डिस्क्रेशनरी पावर्स देते रहेंगे? एक सिंपल कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जी अगर आप जो है आप देखें, कोई अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, अनलेस उसके वालिद साहब या उसका कोई भाई या वालिदा उसको गिफ्ट कर रही है, या लेट से बेटा वालिद साहब या वालिदा या भाई को गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मगर अगर कोई गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं तो लाजमी सी बात है उसके पास कहीं ना कहीं से तो रकम आई है ना। तो आप क्यों नहीं कदगन लगाते कि जी अगर आप फाइलर हैं या नहीं है, अगर हैं तो ही सिर्फ गाड़ी खरीद पाएंगे, या तो साबित कर दें कि जी गिफ्ट में आ रही है। भाई लेट से अगर एक बंदा है उसकी शादी हो रही है, शादी पे उसके वालिद साहब उसको एक गाड़ी गिफ्ट करते हैं, अलग बिल्कुल अलग कहानी हो जाती है वो। मगर एक अगर प्रोफेशनल लाइफ में एक बंदा है जो अपना अगर लेट से कारोबार कर रहा है, किसी भी जरिए से पैसे कमा रहे हैं, लीगल जरिए से, तो लाजमी सी बात है उसके पास पैसे आ रहे हैं तो वो परचेज कर रहे हैं ना, परचेजिंग पावर है तो ही वो असासा परचेज करने के उसकी हैसियत आई है ना। तो आप अगर वो देखें फाइलर है तो उसके बियॉन्ड तो आप फिर उसका ऑडिट खोलें इनकम टैक्स में कि जी या क्या वो उतना टैक्स जमा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहा। साल के बीच में जो है ये करना कि जी आप जस्टिफाई करें कि आपके पास इतनी रिसोर्स कहां से, ये तो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेल्फ असेसमेंट स्कीम होती है कि जी ठीक है, एक मैं टैक्स पेयर हूं, मैं साल के आखिर में अपना रिटर्न अपनी कंप्यूटेशन खुद करके फाइल करूंगा और उसके बाद मैं अपनी टैक्स असेसमेंट जो टैक्स लायबिलिटी एंड ऑफ द ईयर डिस्चार्ज करनी होगी वो करूंगा। ये तो पूरी उस स्कीम के खिलाफ है। पूरा आपने कानून की शक्ल ही चेंज कर दी है। और मेरा नहीं ख्याल ये शायद ये चैलेंज भी होगा अदालतों में, क्योंकि ये स्कीम के खिलाफ है। आपको अगर कदगन लगानी है, देखें आप जो है अगेन मैं इस बात पे जोर दूंगा कि देखें आप ऑडिट करें टैक्स पेयर का, लेकिन एट द वेरी फर्स्ट स्टेप आप देखें कि अगर बंदा जो है नॉन फाइलर है वो गाड़ी खरीदा है तो उसको रोक देना, उसको रोक गाड़ी खरीदने से, उसको रोक दे प्रॉपर्टी खरीदने से। भाई आपको किससे रोका है? ये तफरीक क्यों कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं? अच्छा अमित साहब, ये 2024 के हमारे जो फिगर्स थे टैक्स टू जीडीपी के, वो राउंड ऑफ करके कोई 9% के अराउंड थे, जो अब 2025 में 1.2% का उसमें इजाफा हुआ और 10 को इसने अब क्रॉस किया है, 10.24 तक ये फिगर्स आ चुके हैं। तो ये टैक्स नेट भी हमारा इसी तनासुब से बढ़ा है, या फिर जो सिर्फ रेट्स बढ़े हैं, जो टैक्स का बोझ उन्हीं एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पर बढ़ाई है, उसके नतीजे में टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज हुआ है? देखें आईएमएफ का टारगेट तो हम फिर भी मीट नहीं कर पाए 10.6 का। तो आपको पता ही होगा कि जो है जब ये फिगर्स आए थे तो उस पर मीडिया में भी स्टोरीज काफी हुई थी कि आईएमएफ का टारगेट मीट नहीं हो पाया। बाकी ये सर देखें टैक्स नेट ब्रॉडन करना है सिंपल से, मतलब अब तो ये चीजें इतनी आम जाम हो गई हैं और अच्छी बात है कि आम नॉर्मल पब्लिक डिस्कोर्स में कॉन्वर्सेशन होती हैं कि जी ये किस तरीके से ब्रॉडन किया जाए, आपका जो रिटेलर या ट्रेडर है वो टैक्स नेट में आए, एग्रीकल्चरलिस्ट को आप टैक्स नेट में लाएं। जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वही एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को से टैक्स लेकर टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाने में कोई कामयाबी तो नहीं है। उल्टा आप जो है लोगों की कमर तोड़ रहे हैं जो कि टूट चुकी है ऑलरेडी। आप देखें लोगों के परचेजिंग पावर का क्या हाल हुआ है। बिल्कुल ही आप जिससे बात करें, जो भी एक जो आप समझे मिडिल क्लास अपर हो गया या लोअर मिडिल क्लास जेंट्री है, वो बिल्कुल उनके पास कोई सेविंग्स ही नहीं बची है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमायद इशफाकतुल्लाह साहब, टैक्स एक्सपर्ट थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कपास एक अहम ज़रूरी फसल है जो दुनिया भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खाम माल फराम करती है। मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में कपास की पैदावार में गैर मामूली कमी ने इस वक्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है।
पाकिस्तान में कपास की फसल शदीद बहरान का शिकार है और हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में जिनिंग फैक्ट्रीज में आने वाली कपास की मिकदार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 30% कमी देखी गई है। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के मुताबिक 31 जुलाई तक जिनिंग फैक्ट्रीज में रुई की गांठों की आमद सिर्फ 5,93,000 से जायद रही है, जो पिछले साल 8,44,000 से भी जायद रही थी। अब इस कमी की बुनियादी वजह सिंध में पैदावार में कमी बताई जा रही है। सिंध की जिनिंग फैक्ट्रीज में रुई की आमद में 47% कमी हुई है और सिर्फ 2,92,000 से जायद गांठें ही पहुंची, जो पिछले साल के मुकाबले में 2,59,000 गांठों की कमी है। अब पंजाब की जिनिंग फैक्ट्रीज में कपास की आमद में मामूली इजाफा हुआ है, जो कि गुज़िश्ता साल के बराबर रही हैं। पंजाब की फैक्ट्रीज में रुई की आमद में 3% का मामूली सा इजाफा देखा गया है, जहां डीजी खान से 248% इजाफी कपास हासिल हुई। राजनपुर और झंग से भी 200% इजाफी रुई फैक्ट्रीज तक पहुंची है। फिर सिंध के हर जिले में कपास की आमद में कमी के मसाइल दरपेश रहे, जहां नवाब शाह में 77% और हमने देखा कि अच्छी खासी कमी है 77% की, और मीरपुर खास से भी तकरीबन 60% रुई की आमद में कमी हुई है। कपास मुहैया करने वाले बड़े जिले यानी सांगड़ से भी कपास की आमद में 44% से जायद कमी हुई है। नौशेरो फिरोज, खैरपुर और सखर से भी कपास की आमद ना होने से मजमूई कपास की आमद में कमी वाक़ई हुई है। इस सीजन टेक्सटाइल मिल्स को फरोख्त की गई कपास की मिकदार 5,29,000 से जायद गांठें थी, जो मजमूई तौर पर कपास की आमद का 89% है। अब अगर देखा जाए तो पंजाब में मामूली सही लेकिन कुछ तो बेहतरी हुई है, जबकि कपास की आमद में कमी से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कॉटन इंपोर्ट में भी अब इजाफा हो जाएगा, जिससे यकीनी तौर पर मुल्की इंपोर्ट बिल में भी इजाफा होगा। तो पंजाब में मामूली इजाफा, लेकिन सिंध में एक वाज़ेह कमी। इसकी वजूहात हैं और कैसे इस इजाफी कमी को अब आने वाले दिनों में ओवरकम किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। महमूद नवाज शाह साहब सदर सिंध आबादगार बोर्ड के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो एक वाज़ेह कमी हम सिंध में कपास की पैदावार में देख रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में? आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो हमें एक चीज़ को ज़रूर समझना चाहिए कि जो पिछला साल था उसमें वैसे ही हमारे पास कपास उससे पिछले साल से 30 से 40% कम हुई थी। तो उससे भी अगर इस साल कम हो जाए तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। और पंजाब कोई सिंध से कोई दुगनी कॉटन प्रोड्यूस किया करता था और पिछले 3 से 4 सालों में वो सिंध से भी कम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कॉटन। तो वहाँ पे अगर 3% का इजाफा है तो आप ये समझिए कि उसका जो पोटेंशियल है उससे वो बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसकी वजह बेसिकली रिडक्शन इन द एरिया है। अब अगर सिंध के ऊपर इस साल के कॉन्टेक्स्ट में सिंध में कॉटन की प्रोडक्शन अगर आप 2 से 3 साल में देखेंगे कि तकरीबन सेम रही है, चूँकि दूसरे इलाकों में कम हुई और हमारे पास एक साल में थोड़ी सी ज़्यादा हुई, तो हमारे पास कॉटन की प्रोडक्शन बेहतर हो गई। इस साल जो हमारी बातें काश्तकारों के साथ हो रही हैं चारों तरफ, तो उसमें ये पता लग रहा है कि जो यील्ड्स हैं यानी जो उतर रही है कॉटन इस वक्त, वो पिछले सालों से बहुत ज़्यादा कम उतर रही है। हम तो जो फार्मर्स हैं वो तो इन द हाइंडसाइड सोच के कि ये मसला परहैप्स हो गया जिसकी वजह से ये हमारे पास रिडक्शन आ गई है। लेकिन चूँकि इन सारी चीज़ों का एक फुकदान है, तो एज ए रिज़ल्ट कॉटन वैसे ही एक बड़ी सेंसिटिव सी क्रॉप है, क्लाइमेटिकली भी, पेस्टिसाइड अटैक वाइज भी, तो उसके ऊपर असरात वैसे ही ज़्यादा पड़ते हैं। तो महमूद साहब, ये एक्चुअल नुकसान ये सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर यानी ये सिर्फ किसानों का या इस फसल से मुंसलिक लोगों का है, या फिर ये हमारी एक्सपोर्ट्स पर भी किसी हद तक असरअंदाज हो सकता है, या टेक्सटाइल सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ इम्पोर्टेड कॉटन को मंगवा कर और हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ाकर वो अपने ऑर्डर्स को पूरे कर सकेंगी? देखिए, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है टेक्सटाइल सेक्टर पूरे की वैल्यू चेन डेवलपमेंट में, कॉटन प्रोडक्शन, जिनिंग और फिर जो वैल्यू एडेड सेक्टर है हमारे पास, उसमें इस मुल्क ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। और हमारी वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान भी टेक्सटाइल में रही है। देखें, एक्सपोर्ट में तो आप कॉटन रॉ इंपोर्ट करके और फिर वो वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन फंसा जाके जो बेसिकली काश्तकार है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो जिनिंग फैक्ट्रीज़ है उनके पास कॉटन का अराइवल बहुत कम होता है। तो आप ये समझें कि जो मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग और इस मईशत में जो वैल्यू ऐड करते हैं, जो बेसिक हमारे सेक्टर्स हैं, उनको बहुत बड़ा इस चीज़ का नुकसान पड़ जाता है जब भी कॉटन की
प्रोडक्शन रिड्यूस होती है। फिर आप अगले सालों के लिए सोचें कि ख़रीफ में जो दूसरे कॉम्पीटिंग मेजर क्रॉप्स हैं, एक गन्ना है और दूसरा धान की फसल है, वो वैसे ही ज़्यादा प्रोड्यूस होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि बहुत ज़्यादा पानी भी लेते हैं, इन्वायरमेंटली भी कोई ख़ास फ्रेंडली नहीं है। तो अब महमूद साहब, ये अब इस पूरी सिचुएशन में करना क्या चाहिए हुकूमत को? चूँकि हम ये देख रहे हैं कि अभी जिस तरह आपने भी कहा, ये डॉलर्स का हमारा ख़र्चा बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट बिल में इजाफा होता जा रहा है, जो डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्टेड कॉटन पर वो बढ़ती जा रही है। तो दुनिया भर में हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल के लिए हम नई मार्केट्स ढूंढ रहे हैं। अमेरिका से हम एक बड़ा अच्छा टैरिफ हासिल करने में कामयाब हो गए, मेजर एक्सपोर्ट वहाँ भी हमारी टेक्सटाइल की है। लेकिन ये कपास की पैदावार का मसला अगर हल नहीं होगा तो ये एक्सपोर्ट्स के हमें फ़ायदा दे सकेंगी एक्चुअल में? देखिए, जितना फ़ायदा वैसे क्या हो रहा होगा कि आप रुपयों में खर्च कर रहे होंगे, डॉलरों में कमा रहे होंगे। अब आप डॉलरों में खर्च करके बाहर से कॉटन इंपोर्ट कर रहे होंगे और आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो री एक्सपोर्ट करना, उसमें वैल्यू ऐड करना भी वही कोई इतनी बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसमें से ये कहें कि जिस सेक्टर में आपकी पिछले 60 से 70 साल की इन्वेस्टमेंट हुई है कॉटन प्रोडक्शन में, जिनिंग में लोगों ने, ख़ासतौर से स्मॉल एंड मीडियम साइज़ लोगों ने, एंटरप्रेन्योर्स ने जो लगाई हुई है, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। मेरी नज़र में बेशक अगर हम एक्सपोर्ट कर भी पाएँ, लेकिन उसका जितना फ़ायदा हमें होना चाहिए उतना फ़ायदा होगा नहीं। करना क्या चाहिए? करना तो ये हमें 10 साल पहले चाहिए था कि हमें इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ सीड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए था। हमें जो हमारे हालात हैं बीज की, वैसे भी प्रोडक्शन मुल्क के हालात के हिसाब से होती है, उसमें वेदर भी आता है, क्लाइमेट भी आता है, सॉइल भी आती है, और साथों साथ पेस्ट और डिजीज़ का किस तरह का अटैक है, पानी किस तरह का है। तो जब आप उधर एक डेवलपमेंट करते हैं बीज की, तो वो बीज आपके मुल्क के लिए जाहिर सी बात है बेहतर होता है, और फिर आपके पास प्रोडक्शन भी उसकी अच्छी आती है और वो सस्टेनेबल भी होता है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त एक अच्छा जो अपॉर्चुनिटी है, दैट इज़ इन बलूचिस्तान टू ग्रो कॉटन, क्योंकि चाइना ने भी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो की है और प्रोडक्शन इंक्रीज़ की है, उसका इलाका तकरीबन बलूचिस्तान से मिलता जुलता है। तो हम अगर उधर इन्वेस्टमेंट करें, उधर बीज लेके जाएं और करें, तो हम ना सिर्फ ये कि कॉटन, लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन और ये सारी चीज़ें हम अपने मुल्क में बैठ के ये चीज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में गोइंग फॉरवर्ड सिंध और पंजाब में बहुत ड्रास्टिक मेजर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं लिए गए, तो यहाँ पे कॉटन को प्रोड्यूस करना, सस्टेनेबली करना बहुत दुश्वार रहेगा। तो महमूद साहब, जबकि कॉर्पोरेट फार्मिंग भी आहिस्ता आहिस्ता आम होती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर भी अब इस एग्री सेक्टर में आ रहा है और इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो अब ये रिसर्च कुछ बेहतर हो सकती है? चूँकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ पर हमने पिछले 25-30 साल में कोई ख़ास काम होते नहीं देखा है। देखिए, कमर्शियल फार्मर्स तो फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वो कॉर्पोरेट के तरीके से करें या इंडिविजुअल करें, वो तो प्रोडक्शन करेगा, वो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ना उसके पास नॉलेज बेस है ना वो करेगा। दो तरीके हैं, एक सरकार करे, दूसरा प्राइवेट सेक्टर करे। देखें, दुनिया में अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर कोई ज़राअत के ऊपर कोई सिर्फ 4 कंपनियां कोई एनुअली $4 अरब करती हैं खर्चा रिसर्च के ऊपर। उसकी वजह यह है कि उनको एडवांटेज मिलता है कि अगर कोई वो नई दरियाफ्त कर लेते हैं तो फिर उसमें से वो पैसे भी कमा लेते हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली अपने प्राइवेट सेक्टर को फलने फूलने नहीं दिया। हमारे पास अपने जो एसेट्स हैं उनको हमने प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया। हम तो ये गुजारिश करते हैं सरकार को, सूबे सिंध में भी और वफाक में भी, कि आपके जितने एसेट्स हैं वो आप प्राइवेट सेक्टर को ऑफ़र करें, और ताकि वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आके इस मुल्क में कर सकें। एट द एंड ऑफ द डे वो बीच बनेगा, आपकी मईशत में आके वो वैल्यू ऐड होगी, आपके पास नॉलेज बेस होगी, आपके पास अपना बीज होगा, बल्कि आप दुनिया में दूसरी जगहों पे भी फिर मार्केट को केटर कर सकेंगे और आप अपनी इंपोर्ट बेस्ड चीज़ों से निकल सकेंगे। ये सारे इक़दामात ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी लिए नहीं जा सकते, और इनमें कोई ज़्यादा पैसों की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें बेसिकली इन सारी प्राइमरी चीज़ों को थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा, ख़ास तौर से उन क्रॉप्स में जो ज़रा चैलेंजिंग हैं टू प्रोड्यूस विद चेंजिंग क्लाइमेटिक सिनेरियोज और क्लाइमेट चेंज के जो हमारे पास चैलेंज हैं इस वक्त। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद नवाज शाह साहब, आबादगार बोर्ड, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पावर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे ने सनती शोबे को गैर मुसाबकती बना दिया है, जिससे मुल्क में फैक्ट्रीज की बंदिश देखी गई और सनती सरगर्मियों में भी खासी कमी आई। माली साल 2022 में सनती बिजली की खपत 34 अरब यूनिट थी, जो माली साल 2024 यानी गुज़िश्ता साल में कम होकर 28 अरब यूनिट रह गई, जिसकी बड़ी वजह बिजली की कीमतों में इजाफा और कंपनीज की ऑफ ग्रिड जनरेशन की जानिब मुंतकली है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी पावर सेक्टर की खामियों पर अब खतरे की घंटी बजा दी है। नेपरा को पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मौजूद 3 अहम मसाइल पर इस वक्त शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका इजहार भी उन्होंने किया है, जो डिस्कोस की कारकर्दगी को मजीद ख़राब कर रहे हैं। पहला ये कि लोकल कंडीशन के हिसाब से टैरिफ स्ट्रक्चर बनाया जाए। दूसरा कि डिस्कोस पर ग्रॉस के बजाय नेट मीटरिंग पर जाने के ऑपरेशनल और माली अखराजात समेत इसके फ़ायदे और चैलेंजेस को पूरी तरह देखने की ज़रूरत है। और फिर तीसरा यह कि कौमी ग्रिड से दूर और नाकाबिले पहुँच इलाकों के लिए मिनी और माइक्रो ग्रिड्स लगाने की ज़रूरत है। नेपरा ने इन मामलात पर तमाम डिस्कोस से मुशावरत और तजावीज़ तलब कर ली हैं। 11 अगस्त को इस्लामाबाद में TORs को हतमी शक्ल देने के लिए नेपरा का एक मुशावरती इजलास बुलाया गया है, जिसमें हर डिस्को को अपने एरिया के लिए एक कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करना होंगी। नेपरा ने तमाम डिस्कोस के लिए पीक आवर्स और ऑफ पीक टाइमिंग मुकर्रर करने और इसे आम सार्फिन तक पहुँचाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। नेपरा का यह कहना है कि डिस्कोस का टैरिफ मकामी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है और इससे सार्फिन को परेशानियाँ हैं, जबकि सार्फिन के मुताबिक टैरिफ होने से न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दुरुस्त होगी और डिस्कोस की कारकर्दगी में भी इजाफा होगा। नेपरा ये जानता है कि नेट मीटरिंग करना सार्फिन और नेशनल ग्रिड दोनों के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन फिर भी नेपरा ने नेट मीटरिंग से डिस्कोस पर माली और इंतज़ामी मामलात पर असरात का तफसीली जायज़ा लेने का मुतालबा किया है। ऐसे इलाकों के लिए जहाँ तक नेशनल ग्रिड की रसाई बाज़ मसाइल की वजह से मुमकिन नहीं, नेपरा ने ऐसे इलाकों के लिए मिनी और माइक्रो ग्रिड लगाने की तजवीज़ पेश की है। नेपरा की तजवीज़ के मुताबिक मिनी और माइक्रो ग्रिड लगाने की फिजिबिलिटी और कॉस्ट कम करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे इलाकों और दीगर करीबी इलाकों में बिजली की फराहमी में मज़ीद बेहतरी की जा सके। नेपरा इससे पहले भी डिस्कोस को यह हिदायत दे चुका है कि तमाम डिस्कोस 6 माही एडजस्टमेंट और सालाना टैरिफ फ्री बेसिंग, ख़ास तौर पर TOU और नेट मीटरिंग के मामलात पर नज़रसानी करें, लेकिन अभी तक किसी भी डिस्को की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। देखना अब ये होगा कि नेपरा के इस इक़दाम के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स बाहमी तौर पर कितना फ़ायदा उठा सकेंगे। सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आरिफ साहब, नेपरा ये जो चंद तजावीज़ पेश कर रहा है, डिस्कोस के लिए इनको अपनाना कितना ज़रूरी है, इस पर अमल दरामद कितना ज़रूरी है और इससे बुनियादी तौर पर कितना फ़ायदा हो सकेगा सार्फिन को? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने बहुत तफसील से ये जो भी एक नई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उस पर आपने रोशनी डाली। और मेरा तो पता नहीं, मेरी समझ में चीज़ें नहीं आ रही या कुछ जानबूझ के, मैं तो ये समझता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि ये आई वॉशिंग के अलावा कुछ भी नहीं है भाई। TOU मीटर के लिए टाइम फिक्स करने के लिए कि कितने से कितने बजे तक किस रीजन में ये पीक और ऑफ पीक आवर्स होने चाहिए। अब इसके लिए कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कोई जो नेपरा खुद नहीं कर सकता, या रेलेवेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो खुद डिसाइड करके नेपरा से अप्रूवल नहीं ले सकती। अब ये एक बिल्कुल ही एक सिंपल सी बात है। नंबर 2, नेट मीटरिंग वाला भी ऐसे ही है। देखिए, ये एक डिफ्लेक्शन ऑफ द इश्यूज है कि जो बड़े इश्यूज हैं उनको आप डिफ्लेक्ट करके या साइड लाइन करके एक छोटे नॉन इश्यूज के लिए आपने कंसल्टेंट्स की प्रपोजलें मंगाएंगे, पहले TOR बनेगी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कंसल्टेंट हर जो है जिसको वो रखेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाएगी और कास्ट कौन देगा? वही कंज्यूमर जो ऑलरेडी पिसे हुए हैं। अच्छा, इसमें इस सारी न्यूज़ के अंदर जो रियल स्टेक होल्डर है जो कि कंज्यूमर है, कंज्यूमर की कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। ये आपस में ही पहले भी नेपरा और डिस्कोज और वो जनरेशन जेनकोस, ये आपस में जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी मैकेनिज्म बनाते हैं, बना के कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो रियल अफेक्टेड पार्टी है, अगर आपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स या कंज्यूमर राइट्स के जो एडवोकेट्स हैं, अगर उनको आपने शामिल नहीं करना इस कंसल्टेशन प्रोसेस में या हर कंसल्टेशन प्रोसेस में, जो नेपरा के भी ऑर्डिनेंस के अंदर, इसके एक्ट के अंदर मैंडेटरी है कि आप रेलेवेंट स्टेक होल्डर को कंसल्टेशन प्रोसेस में शामिल करें। रियल जो स्टेक होल्डर है वो तो कंज्यूमर है। जब उन्हीं को शामिल आपने नहीं करना तो वो कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, हु विल एक्चुअली बाई व्हाटएवर दे डिसाइड।
और ये नॉन इश्यूज हैं। इसके लिए फॉरेन कंसल्टेंट रखना या पैसे ज़ाया करने का कोई मकसद नहीं है। अगर इतनी भी कैपेसिटी नेपरा की और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की नहीं है तो मैं तो फिर ये बड़ी एक सारो स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि जिससे मतलब इसका मतलब है कि बड़े इश्यूज जो हैं, जो सर्कुलर डेट हैं, जो इनकी कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल अनॉमलीज हैं आईपीपीज के साथ या इनएफिशिएंसीज हैं या थेफ्ट है, उन चीज़ों पे इसका मतलब है इनका कोई इरादा ही नहीं है। तो आरिफ साहब ये बताइएगा, जो लोकल कंडीशन के हिसाब से टैरिफ स्ट्रक्चर की बात इस वक्त की जा रही है, ये असल में बुनियादी तौर पर कितना होना चाहिए? ये कोई यूनिफॉर्म टैरिफ होना चाहिए पूरे मुल्क के लिए, या शहरी और सूबाई सतह पर ये अलग अलग वहाँ के डिस्कोर्स के हिसाब से होना चाहिए? और अभी जो ओवरऑल टैरिफ है वो कितना एक्सीड है इससे, जिस टैरिफ की बात नेपरा कर रहा है? देखें, ये रीजन के हिसाब से जो टाइम ऑफ यूज़ जो है वो पीक और ऑफ पीक आवर्स को डिटरमिन करना, ये ज़्यादा आधे घंटे का डिफरेंस है। से फॉर एग्जांपल कराची का और इस्लामाबाद का अगर आप नमाज का भी देखें तो आधे घंटे का डिफरेंस है, ठीक है, और वो ज़्यादा सूरज के साथ ही होती है। तो वो इतना यही कोई डिफरेंस आ सकता है, ज़्यादा और क्या है, व्हाट एल्स। मतलब ये है कि वो अदरवाइज तो पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा टाइम डिफरेंस होता नहीं है डिफरेंट इलाकों में, तो वही ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ये एक लेम एक्सक्यूज के तौर पे एक ऐसे शोशा छोड़ा गया है कि चलो शी बहाने एक स्टडी करवा लें, किसी जानने वाले कंसल्टेंट को तो कम से कम एनरिच कर लें एट द कास्ट ऑफ कंज्यूमर्स। बाकी मुझे कोई इसमें कोई सब्सटेंस, लेकिन अब जितनी तेजी से लोग अपग्रेड हो रहे हैं और सोलर या ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हों या फिर वो कमर्शियल कंज्यूमर्स हों, तो एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन तो इस वक्त सारे डिस्कोर्स के लिए मौजूद है। अब वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करें? अरबाब साहब, आपका बहुत ही कंपेलिंग और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, और यही चीज़ इनको नेपरा को भी, गवर्नमेंट को भी और बाकी सारे जो मैनेजर्स हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि जनाब ये जिस तरह के एक्शन ये आप ले रहे हो ना, TOU कर दो या नेट मीटिंग में चेंज ले आओ, या जो यूनिट की जो परचेज यूनिट है या एक्सपोर्टेड यूनिट है उनकी प्राइस कम कर दो, ये सारे मेजर्स जो हैं ये जल्दी एक्सपेडाइट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर ऑफ ग्रिड हो जाएं, सोलर पे चले जाएं। और गवर्नमेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं है कि एक बंदा अगर वो नेट मीटिंग पे नहीं आता, ठीक है ना, तो वो क्या कर लेंगे, उसको क्या कर, उसको घर तो नहीं तोड़ सकते ना आपने, उसने सोलर लगा देना, उसने अलग हो जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस इम्पैक्ट है, और इस ये फर्दर इसको एक्सेलरेट करने के लिए कि वो जो लोग ऑफ ग्रिड हो जाए, ये सारे मेजर्स उस तरफ जा रहे हैं। करना ये चाहिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिलीवरी कास्ट है उसमें सारे मैक्सिमम कोशिश या वो मेजर लें जिससे आपका टैरिफ कम हो सके, ताकि आपकी डिमांड बेहतर हो सके। इस पे कोई बंदा डिमांड बेहतर करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। इसके लिए मतलब ये अगर करें, इस तरह की कोई स्टडी करना चाहें, TOR इस तरह के बनाएं, तो मैं अपनी मुफ्त में सर्विसेज देने को तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू। गवर्नमेंट के एक्सपर्ट को या डिस्कोर्स को उनको नहीं सब पता है, जनरेशन को बेहतर करने के लिए जो एक्शन लेने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सक्लूसिव थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।